किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम और एआई एंकर भूमि और कृषि क्या कुछ जानकारी लेकर आपके पास आएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम खबर की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, जहां पर गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी और हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर यह बड़ी खबर। बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां पर इक्का दुक्का हिस्सों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर है। बात करें दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की, जहां पर कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना बताई गई है, तो यह भी बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। तेलंगाना की बात करें तो गरज और चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं, तेलंगाना के मौसम को लेकर यह बड़ी खबर है। इसके साथ ही बात करें मध्य महाराष्ट्र की, जहां पर गिने चुने इलाकों में काफी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र के मौसम को लेकर यह बड़ी खबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम जानते हैं एआई एंकर भूमि से कि देश भर के तमाम हिस्सों में मौसम को लेकर क्या अलर्ट है। तो रुक करते हैं सीधा भूमि का। भूमि, क्या कुछ जानकारी आपके पास आज? नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ और राजस्थान में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भारी बरसात हो सकती है। नागालैंड, केरल, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि, मौसम से जुड़ी हुई तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश भर के तमाम हिस्सों में कहां ज्यादा बरसात होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाएगा, जिसमें अलग अलग जानकारियां हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। वहीं उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अनेक जगह बरसात है। हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। आने वाले 24 से 48 घंटे के भीतर बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा और दिल्ली में कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है। बात करें उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, यहां पर आप देख पा रहे अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी 24 से 48 घंटों के भीतर आने वाले। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अनेक जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है। चलिए दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में अनेक जगह पर, अधिकतर जगह पर बरसात है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप में अधिकतर जगह बरसात है। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है। साथ ही रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, दमन और दीव की बात करें, अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, अनेक जगह बरसात है। और पूर्व राजस्थान की बात करें तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बात करें मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं बात करें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, यहां पर भी
इन हिस्सों में भी कई जगह पर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। तो भारत के इन तभी तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटों में बरसात का मौसम देखने को मिला है। कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी राज्यों में कई हिस्सों के अंदर बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार में भी बारिश दर्ज की गई है। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की अगर हम बात करें, यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बरसात दर्ज की गई है। बात करें दक्षिण भारत की, अंडमान निकोबार में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लें, चाहे भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करें तो यहां पर भी दक्षिण भारत के इन सभी हिस्सों के अंदर आप देख पा रहे हैं पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात करें तो आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और आप देख पा रहे हैं इधर दमन और दीव और गुजरात की बात करें या कोंकण, गोवा की बात करें तो यहां पर भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। यानी भारत के इन हिस्सों में भी कई जगहों पर पिछले 24 घंटे में जो बरसात देखने को मिली है। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि तापमान की स्थिति पूरे देश भर के तमाम हिस्सों में कैसी रही। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान कैसा दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा। तो शुरुआत करते हैं तापमान का हाल जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जिसमें उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की तो आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल सामान्य से कम यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही अगर बात करें दक्षिण भारत की, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं तेलंगाना की बात करें या फिर भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के चुरू में दर्ज किया गया 42.5 डिग्री सेल्सियस, सबसे ज़्यादा तापमान पूरे देश में यहीं पर दर्ज किया गया है। अब बात करें न्यूनतम तापमान की तो आप देख पा रहे हैं गुजरात और विदर्भ की अगर हम बात करें न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें बिहार की, सबसे कम तापमान बिहार के डेहरी में दर्ज किया गया जो कि 18.5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला। यानी देश में सबसे कम तापमान बिहार के डेहरी में दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
तो जाना आपने देश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल कैसा रहा। इसके अलावा आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में और खेती किसानी को लेकर क्या कुछ जानकारी रहेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के तमाम हिस्सों में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई, इसके बारे में आपको जानकारी देंगी हमारी ए एंकर भूमि। चलिए उनका रुख करते हैं। भूमि, कैसी रही वायु गुणवत्ता देश भर की? अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 35 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 35 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 30 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी बहुत अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता को लेकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश के तमाम पर्यटन स्थलों के मौसम के बारे में। आने वाले 4 दिनों में देश के तमाम पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहेगा, तापमान कैसे रहेगा और आप अगर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से तैयार रह सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के माध्यम से। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। आप देख पा रहे हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक आपको गुलमर्ग में देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आप जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आने वाले 4 दिनों में देख पाएंगे। लेकिन चारों ही दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश को लेकर यहाँ पर आपको सावधान किया जा रहा है। उत्तराखंड के मसूरी की बात करें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन बारिश को लेकर यहाँ पर सावधानी आपको अलर्ट किया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है मसूरी में और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास मसूरी का न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में बना रहेगा। चारों ही दिन यहाँ पर बारिश को लेकर भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करते हैं। रविवार को बारिश को लेकर संभावना है। सोमवार को मौसम में परिवर्तन है, गरज चमक माफ कीजिएगा बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बन सकते हैं। मंगलवार और बुधवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा वाराणसी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के गया की। रविवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री और 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो गया जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो रविवार को बारिश को लेकर आप सावधान रहें और बाकी दिन मौसम और तापमान इस प्रकार से रहेगा। आगे बढ़ते हैं सिक्किम की तरफ। सिक्किम में गंगटोक जाने की तैयारी कर रहे हैं तो रविवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश है। सोमवार को बारिश देखने को मिलेगी। मंगलवार को मौसम में परिवर्तन है, हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के भी आसार बताए गए हैं। बुधवार को फिर से परिवर्तन है, बारिश देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक आप अधिकतम तापमान देख पाएंगे गंगटोक में और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान बना रहेगा। बात करें असम के सिलचर की, रविवार को बारिश को लेकर अलर्ट है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार बाकी के जो 3 दिन है मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार भी बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान
तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आप आने वाले 4 दिनों के भीतर सिलचर के अंदर देख पाएंगे। लेकिन रविवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन आप देख पा रहे हैं बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान निजामाबाद में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति निजामाबाद में बनी रहेगी। लेकिन चारों ही दिन यहां पर भी बारिश को लेकर सावधान किया जा रहा है। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आप देख रहे हैं चारों दिन यहां पर बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलने देखने को आपको मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति ऊटी के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर बनी रह सकती है। और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिति बनी रह सकती है ऊटी के अंदर। लेकिन चारों दिन यहाँ बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको औरंगाबाद में देखने को मिलेगी। लेकिन चारों दिन यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो रविवार, सोमवार गरज चमक के साथ तेज बारिश को अलर्ट जारी किया जा रहा है। मंगलवार, बुधवार की बात करें तो यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी कई हिस्सों के अंदर। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान अहमदाबाद में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद के अंदर। लेकिन रविवार, सोमवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश को है और बाकी के 2 दिन भी बारिश है। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करेंगे अपने AI एंकर कृष का और जानेंगे खेती किसानी को लेकर किसान भाइयों के लिए क्या कुछ जानकारी लेकर कृष आ रहे हैं। कृष, क्या कुछ जानकारी आज आपके पास? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा में धान की नर्सरी तैयार करें, यहीं मक्के की बुवाई कर लें। साथ ही मूंगफली की बुवाई के लिए समय उचित है। किसान अदरक की रोपाई करें, इस समय हल्दी की रोपाई कर सकते हैं। ओडिशा में भिंडी बोएं, किसान करेले की बुवाई कर लें। जरूरत पड़ने पर करेले के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अभी गन्ने में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। ओडिशा में आम की रोपाई कर लें, किसान पपीते की रोपाई भी करें। इसके अलावा खीरे की बुवाई कर सकते हैं, वहीं कद्दू की बुवाई कर लें। पश्चिम बंगाल में धान की रोपाई कर लें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था भी करें। इसके साथ ही अदरक के खेत से घास फूस निकाल लें। अदरक के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। किसान कीवी के बागों से पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। पश्चिम बंगाल में इलायची की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ जूट की कटाई कर सकते हैं। इस समय बारिश का मौसम है, ऐसे में जूट के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। अभी मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, आपका खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और किसान भाइयों से ये अपील करेंगे जो जानकारी आप तक कृष ने पहुंचाई है, इस जानकारी के अनुसार ही किसान भाई अपनी खेती किसानी में इस तरीके से परिवर्तन करें और अपनी फसलों का अच्छी तरीके से ध्यान रखें, तभी आपको अच्छी उपज मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल हमारी बेबी कॉर्न की फसल है। बेबी कॉर्न एक ऐसी फसल है जहां पर किसान भाई इस फसल को उगाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साल भर अपने पशुओं के लिए चारा भी प्रबंधन कर सकते हैं। बेबी कॉर्न की खेती को लेकर क्या कुछ खास है, कैसे इसकी खेती करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों।
इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। तो रिपोर्ट में आपने देखा कि जो बेबी कॉर्न की फसल है ये आपको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती है और साथ ही आपकी आय को बढ़ाने के साथ साथ आपके पशुधन की भी चारा प्रबंधन का बेहतर व्यवस्था आप कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करें जो शहर से निकट गांव हैं वहां के किसान भाई इस फसल को उगाकर अपनी आय को बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि शहरों में इसकी मांग ज़्यादा होती है। और अगर इसके स्वास्थ्य की बात करें तो जो स्वास्थ्य के रूप से भी ये बहुत लाभकारी है। तो इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जो जानकारियां हम दिखा रहे हैं मौसम खबर में इसके जरिए किसान भाइयों को लाभ मिल रहा होगा। मौसम खबर को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन करना और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख पाएंगे। मौसम से जुड़ी सारी जानकारी भी आप पा सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई जानकारियां लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। हमारा संविधान हमारा सम्मान है। इस अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में स्थापित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के साथ साथ देश को बांधने वाले साझा मूल्यों का उत्सव मनाना भी है। नमस्कार। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ये कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया और हमारे मुख्य अतिथि थे भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जी। उसके बाद उसी में ये तय हुआ कि हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम के तहत पूरे वर्ष भर में कुछ रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाने चाहिए। उसी श्रृंखला में हमने बीकानेर में एक रीजनल कॉन्फ्रेंस की और उसमें भारत के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। और अभी हमने दूसरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के रूप में इलाहाबाद में हमने तय किया है हमारा संविधान हमारा सम्मान का कार्यक्रम 16 जुलाई को। इस कार्यक्रम के तहत हम
ये समझाने का प्रयास करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने के बाद हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये अमृतकाल भी है और संविधान के लागू होने का 75वां वर्ष भी है। तो इस कालखंड में हम संविधान में जो हमें जो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, जो हमारे कर्तव्य है, उनके बारे में जो जानकारी दी गई है, उनका हम जनता के बीच में जाकर के उनके बारे में बताएं हम कि हमें संविधान खाली हमारा कोई आर्टिकल्स से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, ये हमारा एक राष्ट्रीय ग्रंथ है। पवित्र भावना के साथ हम संविधान का आचरण करना चाहिए, संविधान में उल्लेखित चीजों का पालन करना चाहिए। इसमें जुडिशरी के लोग भी सम्मिलित होते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जिस जगह हम करते हैं तो चीफ जस्टिस भी उसमें आते हैं। फिर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी आते हैं, एडवोकेट भी इसमें सम्मिलित होते हैं, रिटायर्ड जज भी इसमें सम्मिलित होते हैं और बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम ये होता है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो 16 जुलाई को जो हम इलाहाबाद में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, आसपास के क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का एक प्रमुख तत्व है विधि जागृति अभियान, जिसमें विभिन्न माध्यमों के जरिए कानून से जुड़ी जानकारी नागरिकों तक पहुंचाई जाती है। विधि जागृति अभियान में विभिन्न वर्गों को आकर्षक, मनोरंजक और यादगार तरीकों का उपयोग कर विधि जागरूकता का विस्तार किया जा रहा है। इसको और मजबूत बनाने के लिए ग्राम विधि चेतना, वंचित वर्ग सम्मान और नारी भागीदारी जैसी पहल की जा रही है, ताकि उन्हें जागरूक और सशक्त बनाया जा सके। इस प्रयास में लॉ कॉलेज के छात्रों और न्याय विभाग से जुड़ी संस्थाएं भी शामिल हैं। एक समावेशी गणतंत्र की राह में विधि जागृति अभियान विधिक साक्षरता जागरूकता के प्रतीक के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारा संविधान हमारा सम्मान है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं अरहर के भाव से। एग मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में अरहर का भाव रहा 10,130 रुपए प्रति क्विंटल। राजकोट मंडी में अरहर 10,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। जसदन मंडी में अरहर के सौदे 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। चलिए देखते हैं चने का भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में चने का भाव रहा 6,590 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की मालपुरा मंडी में चना 6,575 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में चने के सौदे 6,880 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और अब हम आते हैं मूंग के भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 7,750 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की नोहर मंडी में मूंग 7,590 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में मूंग के सौदे 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आए हुए हैं भोपाल मध्य प्रदेश में। भारत में इन दिनों मछली पालन का व्यवसाय काफी फल फूल रहा है। हैचरी यूनिट में केबल मत्स्य बीज का उत्पादन होता है। मैं राहुल परमार आ रहा हूं अपना स्टार्टअप सफर लेकर। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
किसान, बदलते भारत की शान।